हेलो एवरीवन। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 की एमसीक्यूज प्रैक्टिस सीरीज में आपका स्वागत है। आज की क्लास जो हम करने वाले हैं वो है 40 नंबर की हमारी एफएलटी होने वाली है। तो अभी तक हमने कितनी 39 नंबर की एफएलटी पूरी की हुई है। इसके पहले तक आज जो है हम करेंगे वो होगी हमारी 40 नंबर की एफएलटी होगी, और इसमें हम करेंगे एक ऐसा रिवीजन जिसमें कि जो महा रिवीजन टाइप का होगा। देखेंगे आप जो है किस प्रकार से हम करते हैं। ये स्ट्रेटजी जो है इसे ऑप्शन मेथड का नाम से जाना जाता है, जिसमें हम हर ऑप्शन का क्या करते होते हैं, पोस्टमार्टम करते होते हैं। इससे क्या होता है कि हमें जो है एक क्वेश्चन के साथ में जो है बहुत सारे फैक्ट हमारे रिवीजन होते हैं, क्लियर होते हैं। तो चलिए समय ज़ाया न करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। दो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन, अगर आप पीडीएफ चाहते हैं और डेली टेस्ट देना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए बात करते हैं, हम जो है क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। हमारे पास में है पहला प्रश्न, जिसमें पूछा जा रहा है। इसमें बता दें कि जो है टोटल लगभग 30 प्रश्न दिए गए हैं, प्रत्येक यूनिट से 3 प्रश्न हैं और उनका हम क्या करेंगे, विधिवत तरीके से मूल्यांकन करेंगे। ये जो है शुरुआत के जिस क्रम में जो है हमारी एमपीपीएससी का सिलेबस है, उसी क्रम में जो है हमने क्वेश्चन उठाए हुए हैं कि पहली यूनिट से 3, फिर उसके बाद 3, इस प्रकार से जो है क्वेश्चन लिए हुए है। प्रश्न पूछ रहा है कि जो पितृ ऋण से मुक्ति प्राप्त करने के लिए शास्त्रों में निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग अनिवार्य बताया गया है। कि जैसे पितृ ऋण है, आप जानते हैं कि जब हम बात करते हैं भारतीय संस्कृति में मुख्यतः त्रिऋण की बात की गई है। कितने ऋण की? 3 ऋणों की जो है बात की गई है भारतीय संस्कृति में। और जो 3 ऋण हैं उनमें से एक है आपका पितृ ऋण। कौन सा है? पितृ ऋण। इसी प्रकार से है देव ऋण और इसी प्रकार से है ऋषि ऋण। तो ऋण की संख्या कितनी है? भारतीय संस्कृति में 3 ऋण बताए गए हैं और प्रत्येक व्यक्ति को क्या करना होता है, तीनों ऋणों से अपने जीवन में मुक्त होना होता है। खास तौर से कब इनसे मुक्ति प्राप्त की जाती है? गृहस्थाश्रम में जब व्यक्ति होता है तो उस दौरान क्या करता है, मुक्ति जो है प्राप्त करता है। तो प्रश्न उसी से लिया गया है कि पितृ ऋण से मुक्ति करने के लिए शास्त्रों में कौन से मार्ग अनिवार्य बताया गया है कि अगर आप वो रास्ता का चयन करते हैं तो जो ये पितृ ऋण है तो उससे क्या हो जाएंगे, आप मुक्त हो जाएंगे। वेदों का विधिवत अध्ययन और ज्ञानार्जन, जी नहीं, इससे आप जो है देव ऋण से क्या हो सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। अगर देव ऋण से मुक्त होना चाहते हैं तो आप क्या कीजिएगा, वेदों का अध्ययन कीजिएगा। इससे क्या होगा, आपका देव ऋण की पुत्र की उत्पत्ति कर कुल निरंतरता बनाए रखना। बिल्कुल सही बात है। अगर आप जो क्या है संतान उत्पन्न कर देते हैं यानी कि पिता बन जाते हैं तो क्या हो जाएगी, आप पितृ ऋण से जो है मुक्त हो जाएंगे। अतिथि सत्कार और पंच महायज्ञों का अनुष्ठान करना, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो है ऋण यहाँ पर नहीं है। पंच महायज्ञ की विशेषता दान पुण्य से भी ये नहीं होगा। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी। तो चलिएगा, यहाँ पर जो प्रश्न हमारा पूछा गया है, 3 ऋणों को लेकर के प्रश्न पूछा गया है। और 3 ऋण कौन कौन से होते हैं, तो अभी हमने देखा कि एक ऋण है आपका देव ऋण, और एक ऋण है आपका ऋषि ऋण, और एक ऋण है आपका पितृ ऋण। ऋषि ऋण जो है क्या है कि पितृ ऋण से मुक्ति हेतु जो है प्रजनन यानी कि संतान उत्पत्ति के माध्यम से मिलती है, ताकि वंश परंपरा क्या है, जीवित रहे। देव ऋण से अगर आप मुक्ति होना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, यज्ञ अनुष्ठानों का, यज्ञों का क्या करेंगे, अनुष्ठान करेंगे। और देवताओं के लिए क्या देंगे, यज्ञ में जो है आहुति देंगे। जो है विभिन्न प्रकार के पदार्थ यज्ञ में क्या किए जाते हैं, डाले जाते हैं, वो देवताओं को पहुंच जाते हैं। ये देव ऋण से आप मुक्त हो सकते हैं। ऋषि ऋण से मुक्ति हेतु क्या कीजिएगा, आप वेदों का अध्ययन कीजिएगा। क्योंकि जब आप ब्रह्मचर्य आश्रम में थे तो वहां पर ऋषियों द्वारा आपको ज्ञान दिया गया था। वो ज्ञान जो है पढ़ करके लोगों का कल्याण में उपयोग करिएगा और दूसरों को ज्ञान दीजिएगा। जिससे क्या हो जाएगी, ऋषि ऋण से आप मुक्त हो जाएंगे और ये जो है पितृ ऋण से भी आप मुक्त हो जाएंगे, संतान उत्पन्न करके। तो ये जो है त्रिऋण का क्वेश्चन था। 3 ऋण हमने क्या कर लिए, रिवीजन कर लिए। आगे बढ़ जाते हैं। किस संस्कार को जो है द्वितीय जन्म का सूचक माना जाता है? तो देखिएगा, अगर दिए गए ऑप्शन में देखेंगे हमारे संस्कारों की संख्या जो मानी गई है, संस्कार की जो ये प्रश्न लिया गया है संस्कारों से, और संस्कार की संख्या कितनी मानी गई है। सामान्यतः जो संस्कार अधिक विद्वान मानते हैं उनमें से क्या है, कुल 16 संस्कार हमें देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं बात करूं इसमें जो प्रथम संस्कार की बात की जाए कि प्रथम संस्कार कौन सा है, तो हमारा जो है गर्भाधान संस्कार होता है, उसे क्या कहते हैं, प्रथम संस्कार कहते हैं। जब बच्चे का गर्भ स्थापित होता है तो उस समय पर एक संस्कार किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, गर्भाधान संस्कार।
इसी प्रकार से जो है बहुत सारे 16 संस्कार हैं। और अंतिम संस्कार की बात करूं तो अंतिम संस्कार कौन सा है? मृत्यु संस्कार है, जिसमें जो है आपने दाह संस्कार भी इसे कह दिया जाता है। आप जानते हैं कि कोई भी किसी की डेथ हो जाती है तो उसका विधिवत तरीके से क्या किया जाता है? जलाया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? दाह संस्कार कहलाता है। ये अंतिम संस्कार है। इसी प्रकार से अगर 15 नंबर में देखेंगे तो वो कौन सा होता है? विवाह एक क्या है? संस्कार है भारतीय संस्कृति के अनुसार। तो विवाह संस्कार कौन से नंबर का है? आप कहेंगे 15 नंबर का है। 16 का मृत्यु संस्कार। पहला कौन सा है? आपका गर्भाधान संस्कार है। लेकिन व्यक्ति को जो है वह कौन सा ऐसा संस्कार है, देखिएगा, जिस व्यक्ति का उपनयन संस्कार हो जाता है उसे ऐसा माना जाता है कि उस व्यक्ति ने क्या लिया है? दोबारा जन्म लिया हुआ है। क्योंकि जब तक उपनयन संस्कार नहीं होता तब तक उसे क्या माना जाता है? अज्ञानी माना जाता है। और जब उपनयन संस्कार हो जाता है तो वह व्यक्ति कहाँ पहुंच जाता है? शिक्षा में प्रवेश कर चुका होता है। क्या करता है? उपनयन संस्कार के बाद ही जो है शिक्षा में प्रवेश करता था। यहाँ से जो है कहाँ जाता था? वह गुरुकुल में जो है जाता था। कौन से कहाँ पर? गुरुकुल में, जो कि प्राचीन काल में स्कूल होते थे। उपनयन संस्कार के लिए क्या होती थी? आयु होती थी। क्या होती थी? आयु होती थी अलग अलग लोगों के लिए। अगर ब्राह्मण वर्ग के लिए बात की जाए तो 8 वर्ष में ब्राह्मणों का उपनयन संस्कार होता था। क्षत्रियों का उपनयन संस्कार 11 वर्ष में होता था। और जो वैश्य वर्ण है उनका उपनयन संस्कार 12 वर्ष में होता था। जब ब्राह्मण का उपनयन संस्कार होता था तो उपनयन संस्कार के दौरान जो है गायत्री मंत्र का जाप किया जाता था ब्राह्मण व्यक्ति द्वारा। कौन से मंत्र का? गायत्री मंत्र का। ध्यान रखिएगा, एमपीपीएससी 2025 में यही प्रश्न पूछा गया था। कौन सा पूछा गया था? गायत्री नहीं। क्षत्रियों के लिए जो है कौन सा मंत्र जो है उपनयन संस्कार में जो है जाप किया जाता है? तो त्रिष्टुप मंत्र। ध्यान रखिएगा, कौन सा मंत्र? त्रिष्टुप मंत्र। और ब्राह्मणों द्वारा गायत्री मंत्र, और जो वैश्य वर्ण है उनके द्वारा आत्रिष्टुप मंत्र का क्या किया जाता है? आत्रिष्टुप मंत्र का गायन किया जाता है, या मतलब उच्चारण किया जाता है। तो उपनयन संस्कार से क्या होता था? व्यक्ति जो शिक्षा में प्रवेश करता था और जिससे क्या हो जाता है? उसे द्विज माना जाता है, यानी कि ज्ञान प्राप्त करने वाला। यानी कि एक बार जन्म तो उसका वास्तविक जन्म हुआ, और जब उसका ज्ञान का नेत्र खुलता है तो उसे दोबारा जन्म माना जाता है। तो उपनयन संस्कार के बाद ही विद्यारंभ संस्कार जो है, ये घरों में जो है यहीं से जो है अध्ययन शुरू हो जाता था। तो यह संस्कार भी होता था। और इसके बाद ये समावर्तन संस्कार तब होता था जब जो है अध्ययन पूरा कर लिया जाता था। वैदिक काल में अध्ययन क्या हो जाता था? यानी कि शिक्षा पूरी हो जाती थी। अध्ययन पूर्ण होने के बाद में यह संस्कार किया जाता था। और यहाँ जो कुछ गुरुजी क्या करते थे? टेस्ट वगैरह लेते थे, मतलब वोकैबुलरी का टेस्ट होता था, कैसे बोल पाता है, कैसा ये मंत्र वगैरह पूछे जाते थे, श्लोक पूछे जाते थे। तो इससे जो है उन्हें मान्यता मिल जाती थी कि वह जो है एजुकेटेड हो चुके हैं। चूड़ाकर्म संस्कार, इसे जो है ये केशांत संस्कार भी कहलाता है, जिसमें क्या किया जाता है कि व्यक्ति का मुंडन किया जाता है। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। तो उपनयन संस्कार को जो है यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं। इसके बाद जो है बालक द्विज कहलाता है। यहीं से जो है गुरु के सानिध्य में ब्रह्मचर्य, आश्रम और शिक्षा की क्या होती है? शुरुआत होती है। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश हेतु किया जाने वाला वह संस्कार कौन सा है जो ब्रह्मचर्य की समाप्ति और स्नातक होने का प्रतीक है? तो मुझे लगता है ये प्रश्न का जवाब जो है आप आसानी से दे पाएंगे, क्योंकि ये कौन सा संस्कार हो जाएगा? आपका समावर्तन संस्कार हो जाएगा। समावर्तन संस्कार कब होता था? जैसे हमने देखा था कि पिछले में जो है आश्रम होते थे, आश्रम व्यवस्था थी। क्या थी? आश्रम व्यवस्था। हमारी संस्कृति में कितने आश्रम बताए गए हैं? तो आप कहेंगे 4 आश्रम बताए गए हैं। पहला आश्रम होता था जिसका नाम था क्या? ब्रह्मचर्य आश्रम होता था। और जब ब्रह्मचर्य आश्रम की अवधि क्या होती थी? लगभग 25 वर्ष तक मानी गई है। और ब्रह्मचर्य आश्रम पूरा होना मतलब कि शिक्षा पूरी हो जाना, और इसके बाद व्यक्ति जो है गृहस्थ आश्रम में प्रवेश होता था, गृहस्थ आश्रम में, और यहाँ जो है 25 से 50 वर्ष तक रहता था। ये वो आश्रम था जिसमें पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन किया जाता था। इसमें जो है विवाह संपन्न सबसे पहले होता था, और विवाह के बाद जो है पारिवारिक जीवन, इसमें जो है अर्थ है कि प्राप्ति, यानी कि विभिन्न प्रकार का धन कमाना, साथ ही साथ काम, यानी कि वैवाहिक जीवन का साथ साथ निर्वहन करना। तो वह कौन सा मतलब कहता है संस्कार होता था जिसके माध्यम से व्यक्ति यहाँ प्रवेश कर जाता, यानी कि शिक्षा पूरी हो जाती थी? तो वो संस्कार कौन था? समावर्तन संस्कार। इसमें शिक्षा समाप्त होती थी, और इसमें एक टेस्ट के रूप में क्या लिया जाता था? व्यक्ति को जो है भीख मांगने के लिए कहा जाता था कि वह अपने ज्ञान के दम पर, यानी कि किसी को भगवान का भजन सुना करके, भक्ति सुना करके, वेदों का उच्चारण करके, वेदों का पाठ पढ़ा करके
अगर वह एक गाय दान में ले आता है तो उसको ये मान लिया जाता था कि व्यक्ति जो है यहाँ से योग्य हो चुका है। ये जो है विवाह संस्कार है, कौन से नंबर का संस्कार है? 15 नंबर का संस्कार है। केशांत संस्कार, इसमें जब व्यक्ति जो है लगभग 6 माह का हो जाता है तो उसका मुंडन करवाया जाता है। इसी को चूड़ा कर्म संस्कार भी कहते हैं। कि आपने देखा होगा कि मुंडन जो होता है गाँवों में अभी भी, तो ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे दोष होते हैं तो इसके बाद में जो है क्या हो जाते हैं, अंत हो जाते हैं। तो ये एक फैक्ट और ध्यान रखिएगा, चारों आश्रम की जानकारी किस उपनिषद में मिलती है? तो आप क्या बताएंगे? जवाली उपनिषद में जो है हमें चारों आश्रम की क्या मिलती है, जानकारी देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ आप जो है यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं क्या, संस्कार का जो है अर्थ क्या होता है? जो ये संस्कार शब्द लिखा हुआ है इसका अर्थ होता है शुद्धिकरण, यानी कि व्यक्ति में विभिन्न प्रकार के दोषों को दूर करना और उसे शुद्ध आचरण करने के लिए प्रेरित करना ही क्या होते हैं, संस्कार होते हैं। चलिएगा, शिक्षा पूर्ण होने के बाद जो है गुरु के आश्रम से विदाई और घर लौटने की प्रक्रिया को क्या कहते थे? समावर्तन संस्कार कहते थे। इसे वर्तमान में जो है दीक्षांत समारोह के समकक्ष माना जा सकता है। आपने दीक्षांत समारोह के बारे में सुना होगा, जब आपका एजुकेशन का अंत हो जाता है, नहीं किसी कॉलेज में पढ़ाई पूरी हो जाती है। जैन ग्रंथों के अनुसार गर्दभिल्ल वंश के शासक गर्दभिल्ल को पराजित करने के लिए किन विदेशी आक्रांताओं को आमंत्रित किया गया था? तो देखिएगा, अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर एक शासक क्षेत्र है जिसका नाम है मालवा। क्या नाम है? मालवा। ये मध्य प्रदेश का क्वेश्चन है, एमपी हिस्ट्री का। मालवा में जो है यहाँ पर एक शासन राजा हुआ करता था जिसका नाम था क्या? गर्दभिल्ल नाम का एक राजा हुआ करता था। कौन सा राजा? गर्दभिल्ल। और इसी के नाम पर जो वंश का नाम भी पड़ा हुआ है जिसका नाम है क्या? गर्दभिल्ल वंश। ध्यान से देखिएगा, एक बार जो है कालकाचार्य नाम के जो ये कालकाचार्य थे, मतलब एक कालकाचार्य नाम के क्या थे? जैन विद्वान थे। और इनकी जो बहन का नाम था, इनकी बहन का नाम था वो कौन थी? सरस्वती जो है इनकी क्या नाम था? बहन का नाम था। तो बहन कौन थी इनकी? सरस्वती थी। ये सरस्वती और कालकाचार्य जैन मुनि दोनों कहाँ से? ये मालवा क्षेत्र से गुजर रहे थे। तो ऐसा कहते हैं कि सरस्वती जो है काफी रूपवती कन्या थी। तो राजा गर्दभिल्ल का जो है इन पर मन मोह गया और इन्हें जो है क्या किया? बंदी बनवा लिया, या फिर कैसा भी हो, जो कुछ भी हो, इनका क्या हो जाता है? विवाह जो है इनके मध्य में हो जाता है। गर्दभिल्ल का और सरस्वती के मध्य में क्या हो जाता है? विवाह संपन्न हो जाता है। विवाह संपन्न होने के बाद कालकाचार्य जैन मुनि क्या हो जाते हैं? बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। और ये गुस्सा होने के बाद क्या करते हैं? ईरान से जो है विदेशी शासकों को बुलाते हैं, शकों को क्या करते हैं? ये बुलाते हैं। और ये इसलिए बुलाते हैं कि इस जो गर्दभिल्ल नाम के राजा से क्या लिया जा सके? बदला लिया जा सके। और शक यहाँ पर आते हैं, गर्दभिल्ल को पराजित करते हैं और मालवा क्षेत्र पर शकों का क्या हो जाता है? अधिकार हो जाता है। मालवा में क्या हो जाता है? इनका अधिकार हो जाता है। इसके बाद जो है गर्दभिल्ल वंश में एक बहुत प्रतापी राजा होते हैं जिनका नाम है विक्रमादित्य। क्या नाम है? विक्रमादित्य नाम का जो है यहाँ पर एक राजा होता है। इस विक्रमादित्य नाम के जो है राजा ने सभी आसपास की शक्तियों को क्या किया? एकीकृत किया। बाद में इन जो है सभी शकों को क्या किया? पराजित किया। तो ऐसा आज भी जो है ईरान के लेखों में जो है इनकी वीरता का वर्णन मिलता है। जो आप बैताल भट्ट की कहानियां सुनते हैं, विक्रमादित्य को जिस वीरता की उपाधि जो है इतिहास में बहुत सारे शासकों ने धारण की हुई है, तो वो विक्रमादित्य कौन है? मध्य प्रदेश के गर्दभिल्ल वंश का है। बाकी बहुत डिटेल में जो है इसकी मेंस में हम चर्चा करेंगे। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा कि शकों को जो है जैन मुनि कालकाचार्य ने क्या है? बुलाया हुआ था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिएगा, पहला ये सब जो है कब आए हुए थे? हूण जो है मूल रूप से कब आते हैं? ये गुप्त काल में भारत में क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं। और भारत में हूणों के आक्रमण की जानकारी हमें किससे देखने को मिलती है? जो स्कंद गुप्त है उसके भीतरी स्तंभ लेख से क्या जानकारी हमें ये देखने को मिल जाती है? भीतरी स्तंभ लेख से। ठीक है। और तोरमाण हूणों का ही एक नेता था जिसका आक्रमण हुआ था। आगे बात करते हैं तो ऐतिहासिक मान्यताओं और जैन ग्रंथों के अनुसार उज्जैन के राजा गर्दभिल्ल ने कालकाचार्य की बहन सरस्वती का क्या किया था? अपहरण किया था। इसका बदला लेने के लिए कालकाचार्य ने शकों को आमंत्रित किया जिन्होंने गर्दभिल्ल को हराकर उज्जैन पर अधिकार कर लिया। ठीक है। तो विक्रमादित्य जो है गर्दभिल्ल का ही बेटा था। गर्दभिल्ल जो है ऐसा कहते हैं कि इसकी बहुत सारी पत्नियां थीं, तो
बहुत सारे जो है संतान भी थे। चलिएगा देखिएगा 5 नंबर का प्रश्न है कि गर्दभिल्ल वंश के पतन के पश्चात उज्जैन में किस प्रसिद्ध शासक ने सकारी की उपाधि धारण की और एक नए संवत की शुरुआत की? तो वो राजा कौन था, ध्यान रखिएगा राजा वो कौन थे। उसका नाम था राजा विक्रमादित्य, जो है इन्हीं का नाम था। और राजा विक्रमादित्य ने, जो शकों ने क्या कर लिया था, इनके पिता को हरा करके उज्जैन में अधिकार कर लिया था, उन शकों को क्या किया, उन शकों को क्या किया, पराजित किया। और कौन सी उपाधि धारण की, कौन सी उपाधि धारण की, तो वो उपाधि है कौन सी, सकारी की उपाधि है। सकारी का अगर संधि विच्छेद करोगे तो शक प्लस अरि होगा। शक का मतलब एक विदेशी जाति, अरि का मतलब क्या होता है, दुश्मन या शत्रु। तो जो शकों का शत्रु है वो कौन है, विक्रमादित्य है। अब देखिएगा गुप्त काल में एक चंद्रगुप्त द्वितीय नाम का राजा हुआ, सेम कहानी उसकी भी है। इसी के दरबार में जो है कालिदास, जो मूल रूप से कालिदास हैं, कौन, कालिदास, और जो नवरत्न हैं, ये मूल रूप से किसके दरबार में रहते थे, उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। अब देखिएगा कहानी इंटरेस्टिंग इतिहास की। गुप्त काल में एक देखेंगे राजा हमें आता है जिसका नाम मिलता है चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या नाम मिलता है, चंद्रगुप्त द्वितीय मिलता है। ये व्यक्ति बहुत चालाक था, खुद को जो है इतिहास में श्रेष्ठ साबित करने के लिए, हो चाहे जैसा भी हो भाई, लेकिन क्या किया, सेम टू सेम सब कुछ चीजें कर ली हुई है। इसने भी क्या किया, उज्जैन को जो है अपनी एक राजधानी बनाया। इसने भी उज्जैन में जो है नवरत्नों की क्या बनाई, मंडली बनाई। इस व्यक्ति ने भी क्या किया कि पूरे के पूरे नवरत्नों के नाम सेम वैसे ही रख दिए जैसे कि इस राजा विक्रमादित्य ने रखे हुए थे। तो जो कालिदास आप यहाँ पर पढ़ते हैं वास्तविक कालिदास नहीं है। बहुत यहाँ मतलब इतिहास थोड़ी सी डिबेट है, रिसर्च का विषय है ये, तो वहां पर इतनी गहराई में चर्चा करते हैं। तो यूं मान लीजिएगा सबको सेम सेम देखने को मिलता है, लेकिन मूल रूप से जो था वो कौन था, विक्रमादित्य गर्दभिल्ल वंश के समय का वो था, जो कि आगे चल करके इसने जो है सेम उपाधि भी धारण कर ली। किसने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने उपाधि भी धारण कर ली। और इसने भी क्या किया, शकों को हराया। इसने भी जो है शकों को उन्मूलन करने के संदर्भ में चांदी के सिक्के चलवाए। लेकिन एक बात जो इतिहास में रह जाती है वो है विक्रम संवत। विक्रम संवत किसने चलवाया था, मूल रूप से विक्रम संवत जो है इस राजा द्वारा चलाया गया था, जिसका समय जो है 57 ईसा पूर्व है। वरना हमें पहचान में ही नहीं आता कि ये अलग था या ये अलग था। अभी भी जो है इतिहास में बहुत सारे लोगों को नहीं पता ये दोनों अलग अलग हैं या एक ही हैं। ध्यान रखिएगा दोनों अलग अलग हैं। ये व्यक्ति बहुत पुराना है, ईसा पूर्व का है। ये व्यक्ति जो है लगभग 3री-4थी शताब्दी का ईसवी का व्यक्ति है। कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय। देखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करेंगे तो ये गुप्त काल का क्या है, शासक है, गुप्तों का है राजा। भोज बात करें परमार वंश का शासक है, जिसका 980 में हमें जन्म जो है उज्जैन में देखने को मिलता है। 1015 में क्या हो जाती है, इस व्यक्ति की जो है डेथ हो जाती है, कहाँ पर, धारा नगरी में। अशोक की बात करेंगे, कौन से वंश का शासक है, ये मौर्य वंश का शासक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो व्याख्या में वही सारी चीजें लिखी हुई हैं, तो आप जो है क्या करिएगा, पढ़िएगा। तो ये जो है मैंने जो है इसका डिस्क्रिप्शन बता दिया है। चलिएगा, गर्दभिल्ल वंश का शासन मध्य प्रदेश के किस भौगोलिक क्षेत्र पर केंद्रित था। तो देखिएगा गर्दभिल्ल वंश की अगर बात करेंगे तो ये मालवा अवंती में जो है ये वंश जो है केंद्रित था। तो ध्यान रखिएगा इसकी स्थापना राजा गर्दभिल्ल ने ही जो है की हुई थी। जानकारी हमें कालकाचार्य के ग्रंथ से देखने को मिलती है। बुंदेलखंड में अगर बात करेंगे तो मूल रूप से यहाँ चंदेल वंश जो है हमें देखने को मिल जाता है। बहुत से वंश रहे हैं यहाँ पर। महाकौशल में बात करेंगे, जबलपुर वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पर जो है हमें एक वंश देखने को मिल जाएगा जिसका नाम है कलचुरी वंश ने यहाँ पर क्या किया है, शासन किया है प्राचीन काल में। अगर मध्यकाल में बात करेंगे तो यहाँ पर गोंडवाना साम्राज्य रहा, रानी दुर्गावती का जो है यहाँ पर शासन रहा है। बघेलखंड में अगर बात करें शुरुआती राजवंशों में, तो कारुस वंश जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। कारुस राजा मनु के पुत्र थे। मालवा जो है अवंती है, ये क्या होता था, प्राचीनता में एक शक्तिशाली जनपद भी हुआ करता था। जो 16 महाजनपद थे उनमें से एक क्या था, महाजनपद था। और इसकी 2 राजधानियां हुआ करती थी। उत्तरी अवंती की जो राजधानी क्या होती थी, उत्तरी अवंती की जो राजधानी होती थी उसे क्या कहते थे, उज्जैनी कहा जाता था। और दक्षिणी अवंती की जो राजधानी होती थी उसे क्या कहते थे, महिष्मती कहा जाता था। चलिएगा आगे बात करते हैं। तो मालवा अवंती हो जाएगा। मुख्य रूप से मालवा अंचल में जो है विशेषकर उज्जैन के अवंती के आसपास जो है यह मौर्यों के पतन और शकों के उत्कर्ष के बीच का कालखंड था। कौन सा कालखंड, गर्दभिल्ल का। अगर समय पूछा जाए तो समय वैसे भी विक्रम संवत से हमें पता चलता है 57 ईसा पूर्व के आसपास का समय है।
ठीक है, तो विक्रम संवत आपसे पूछा जा चुका। चलिए इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन देखते हैं और आपके सामने है कि गंगा की सहायक नदियों के संगम के संदर्भ में उत्तर से दक्षिण की ओर क्या कीजिएगा, सही भौगोलिक क्रम जो है स्थापित कीजिएगा। देखिए गंगा की जब हम सहायक नदियों की बात करते हैं तो ध्यान से देखिएगा, एक नदी जो मूल रूप से निकलती है, कौन सी नदी निकलती है, जिसका नाम है अलकनंदा। क्या नाम है? अलकनंदा। अलकनंदा जो है यहाँ से नदी निकलती है, अलकनंदा। बाकी आज इंडियन ज्योग्राफी में गंगा नदी की क्लास करेंगे, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा सब कुछ। अलकनंदा और एक नदी है जिसका नाम है भागीरथी। कौन सी नदी है? भागीरथी। तो ये दोनों नदी जो है उत्तराखंड से निकलती हैं। तो अलकनंदा इस प्रकार से यहाँ से चलती है और जो है भागीरथी इस प्रकार से चलती है। जब दोनों मिल जाती हैं तो किस नाम से जाना जाता है इन्हें? मिलने के बाद जो है गंगा के नाम से जानी जाती है। कहाँ पर दोनों मिल जाती हैं? तो आप कहेंगे ये देवप्रयाग उत्तराखंड में जो है ये मिलती हैं। कहाँ पर मिलती हैं? देवप्रयाग में मिलती हैं। इसके बाद ये गंगा नदी जो है आगे बढ़ती है और यहाँ बहुत सारी इसमें सहायक नदियाँ मिल जाती हैं। तो यानी कि गंगा की सहायक नदियों की बात की गई है। सिंपल सी मैं बात कर लेता हूँ भाई, इतना बड़ा जो है ये बनेगा नहीं, फिर बाद में यहाँ बहुत सारा कंटेंट आ जाएगा। तो ये आपने समझ लिया कि अलकनंदा और भागीरथी नदियाँ मूल रूप से होती हैं। यूँ मान लीजिएगा ये कौन सी नदी है, ये मैंने बताई गंगा नदी, और आप जो इसकी सहायक नदियाँ देख लीजिएगा। कैसे देखते हैं इसकी सहायक नदियों में? देखिएगा कि सबसे पहली जो सहायक नदी है गंगा की, ध्यान रखिएगा, उसका नाम है रामगंगा। क्या नाम है? रामगंगा जो है इसकी सबसे पहली सहायक नदी है। रामगंगा के बाद जो हो जाएगी आपकी गोमती हो जाएगी। कौन सी नदी हो जाएगी? गोमती हो जाएगी। गोमती के बाद आप देखेंगे तो हो जाएगी आपकी घाघरा जो है देखने को मिल जाएगी। घाघरा देखने को मिल जाएगी। घाघरा के बाद जो है आपको गंडक देखने को मिल जाएगी। कौन सी मिल जाएगी? गंडक देखने को मिल जाएगी। गंडक के बाद जो है आपको देखने को मिल जाएगी कोसी नदी देखने को मिल जाएगी। कोसी नदी। कोसी के बाद जो है आपको यहाँ पर बागमती नदी देखने को मिल जाएगी। बागमती। बागमती। बागमती के बाद जो है आपको महानंदा नदी देखने को मिल जाएगी। ये सभी किसकी सहायक नदियाँ हैं? गंगा की सहायक नदियाँ हैं, उत्तर से मिलने वाली सहायक नदियाँ हैं। अगर इधर से बात करेंगे तो इधर से जो है मुख्य रूप से आपको कौन सी सहायक नदी मिलेगी? यमुना जो है नीचे से, यानी कि दाईं ओर से मिलने, वो बाईं ओर से मिलती हैं, यमुना मिल जाएगी। और जो देखेंगे तो यहाँ से जो है आपको टोंस जो है सहायक नदी मिल जाएगी। और देखेंगे यहाँ से तो आपको जो है सोन जो है गंगा की सहायक नदी मिल जाएगी। और इधर से देखेंगे तो आपको कौन सहायक नदी मिल जाएगी? कौन सी मिल जाएगी? पुनपुन जो है सहायक नदी मिल जाएगी। पुनपुन। तो ये क्या है? गंगा की प्रमुख सहायक नदियां हैं। अगर आपसे पूछे गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, सबसे लंबी, तो आपका जवाब क्या होगा कि यमुना है। 1300 कितनी लंबाई है भाई? 1376 किलोमीटर जो है गंगा यमुना की लंबाई दिखाई पड़ती है। चलिएगा, तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? क्या पूछ रहा है? उत्तर से जो है दक्षिण की ओर क्रम पूछ रहा है। तो अगर दिए गए ऑप्शन में हम बात करेंगे, यानी कि ए, इसे क्रम की बात करेंगे, तो भाई आपका यही सही हो रहा है। गंडक तो देखिएगा बहुत बाद में आ रही है। तो इस प्रकार से अगर जाया जाए, उसमें प्रश्नों में थोड़ी सी गलत है, मुझे लगता है ऐसा पूछना चाहिए इस प्रकार से क्रम से, तो यही आपका जो है सही ऑप्शन होने वाला है। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। तो ये जो है गंगा की बाएं तट की सहायक नदियाँ जो है क्रम से सब लिखी हुई हैं, रामगंगा, गोमती, घाघरा, फिर गंडक। चलिएगा, अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो चलिए, जो ये प्रयाग वाला क्वेश्चन है आपको यहाँ पर क्या कर देते हैं, मामला क्लियर कर देते हैं। तो वही वाली कहानी आएगी। पंचप्रयाग जो है इसमें आपको देखना है। तो सबसे पहले आप एक नदी यहाँ से देखेंगे और इस नदी का नाम क्या है? भागीरथी नदी। कौन सी नदी है? भागीरथी नदी। ठीक है। और एक नदी, तो भागीरथी नदी आप देखेंगे इस प्रकार से आती है और इस प्रकार से, और एक इधर से देखेंगे, एक इधर से देखेंगे, और इधर से जो नदी मिलती है उस नदी का नाम है क्या? अलकनंदा। ठीक है। ये कौन सी नदी है? तो आप कहेंगे अलकनंदा ये नदी है। ठीक है, ये अलकनंदा नदी है। अब इसमें अगर देखेंगे तो बहुत सारी नदियां मिलती हैं और क्या बन जाता है? आपके प्रयाग का निर्माण होता है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले नदी मिलती है अलकनंदा में, उसका नाम क्या है? धौली गंगा नदी मिलती है। कौन सी नदी मिलती है? धौली गंगा। धौली गंगा के बाद जब आप यहाँ पर देखते हैं तो नदी मिलती है आपको यहाँ पर नंदाकिनी देखने को मिल जाती है। कौन सी नदी? नंदाकिनी देखने को मिल जाती है। नंदाकिनी के बाद जब आप यहाँ पर देखते हैं तो आपको एक नदी मिलती हुई दिखाई देगी जिसका नाम है पिंडार गंगा। कौन सी नाम है? पिंडार गंगा। ठीक है। और इधर से जो है एक नदी मिलती है यहाँ पर, इस नदी का नाम है मंदाकिनी। क्या नाम है? मंदाकिनी।
ठीक है। तो ये इतनी नदियाँ जो है मिलती हैं। अब जहाँ-जहाँ पर मिलती हैं वहाँ-वहाँ पर क्या बनता है, प्रयाग, क्योंकि प्रयाग का मतलब ही क्या होता है, मिलन स्थल। तो जहाँ पर धौली गंगा और अलकनंदा मिलती हैं वहाँ पर जो प्रयाग बनता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं फ्रेंड विष्णु प्रयाग। क्या कहते हैं, उसे विष्णु प्रयाग कहा जाता है। जहाँ पर मंदाकिनी और अलकनंदा मिलती हैं तो उसे क्या कहते हैं, नंद प्रयाग के नाम से जाना जाता है। कौन से प्रयाग के नाम से, नंद प्रयाग के नाम से। जहाँ पर पिंडार गंगा और अलकनंदा मिलती हैं उसे किस नाम से जानते हैं, उसे कर्ण प्रयाग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, कर्ण प्रयाग के नाम से जाना जाता है। जहाँ पर मंदाकिनी और अलकनंदा मिलती हैं तो उस स्थान को क्या कहते हैं, उसे जो है रुद्र प्रयाग कहते हैं। कौन सा प्रयाग कहते हैं, उसे रुद्र प्रयाग कहते हैं। और जहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं तो उस मिलन स्थल को क्या कहते हैं, उस मिलन स्थल को कहते हैं देवप्रयाग। और इसके पहले तक जो है गंगा नाम का अस्तित्व नहीं होता। देवप्रयाग के बाद जो है जो नदी आगे बढ़ती है उसे क्या कहते हैं, गंगा कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, आपके पंचप्रयाग हैं। प्रश्न क्या पूछ रहा है, अलकनंदा और मंदाकिनी के मिलने से, तो आप बता दीजिएगा, इसमें जो उत्तर निकाल लेंगे। अलकनंदा और मंदाकिनी के मिलने से रुद्रप्रयाग बन रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। देवप्रयाग किसके मिलने से, भागीरथी और अलकनंदा के। कर्णप्रयाग जो है मंदाकिनी और अलकनंदा से। विष्णुप्रयाग धौली गंगा और अलकनंदा के मिलने से बनता है। चलिएगा पीडीएफ में देखिएगा अगर न बने। रुद्रप्रयाग सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है कि गंगा नदी के उस खंड को क्या कहते हैं जो बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद जो है ब्रह्मपुत्र से मिलने से पहले बहता है। तो देखिएगा क्या कहते हैं, इधर से जो है गंगा निकलती है, इधर से इस प्रकार से कौन निकलती है, भागीरथी आती है। इधर से कौन आती है, अलकनंदा आती है। अलकनंदा में जो तीन नदियां इधर से मिलती हैं, धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडार गंगा, और इधर से मंदाकिनी मिलती है। ये कौन सी भीलांगना है। आगे जब ये बढ़ती है नदी तो इस प्रकार से जो है ये सब के सब कहाँ पर बनते हैं, पूरे के पूरे पंचप्रयाग जो है उत्तराखंड के अंदर बनते हैं। ठीक है, फिर जब ये नदी आगे बढ़ती है तो ये आगे उत्तराखंड के बाद जो है कहाँ पर पहुँचती है, उत्तर प्रदेश में पहुँचती है। उत्तर प्रदेश के बाद जो है कहाँ पर पहुँचती है, ये नदी बिहार में पहुँचती है। बिहार के बाद ये नदी कहाँ पर पहुँचती है, झारखंड में पहुँचती है। और झारखंड के बाद ये नदी कहाँ पर पहुँचती है, वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में पहुँचती है। अब ये नदी जो है पश्चिम बंगाल में, गंगा नदी दो भागों में बढ़ जाती है। एक भाग इस प्रकार से जाता है, इसे क्या कहते हैं, वितरिका कहते हैं, जो कि हुगली नदी के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है, हुगली नदी के नाम से जानी जाती है। और ये वाली नदी जो है इस प्रकार से जाते हुए कहाँ पहुँच जाती है, इस प्रकार से ये बंगाल की खाड़ी में पहुँच जाती है। कहाँ पहुँच जाती है, तो इसे किस नाम से जानते हैं, इसे भागीरथी नदी के नाम से जानते हैं। किस नाम से, भागीरथी नदी के नाम से जानते हैं। जब यही भागीरथी नदी कहाँ पहुँचती है, बांग्लादेश में पहुँचती है। कहाँ, बांग्लादेश में, तो इसे किस नाम से जानते हैं, पद्मा के नाम से जानते हैं। किस नाम से, पद्मा के नाम से। और इधर से एक नदी जो है होकर किस प्रकार से आती है, जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र। जब ये ब्रह्मपुत्र और दोनों नदियां मिल जाती हैं तो इसे क्या कहा जाता है, इसे मेघना के नाम से जाना जाता है। दोनों की संयुक्त धारा को क्या कहते हैं, मेघना। अब ये मेघना जो है क्या करती है, गंगा और जो ब्रह्मपुत्र का संगम है, दोनों करके क्या बनाती है, एक डेल्टा बनाती है, जिसे क्या कहते हैं, सुंदरवन डेल्टा। ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ध्यान रखिएगा। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करते हैं ब्रह्मपुत्र। और ये क्या पूछ रहा है, गंगा नदी के उस खंड को क्या कहते हैं जो बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र से मिलने से पहले, यानी कि मिलने से पहले और बांग्लादेश में प्रवेश। तो भागीरथी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, पद्मा कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। हुगली क्या है, हुगली जो है गंगा नदी की एक वितरिका है, जो कि पश्चिम बंगाल में क्या होती है, अलग हो जाती है, इससे टूट जाती है। भागीरथी जो क्या है, तो ये वेस्ट बंगाल में क्या कहा जाता है, गंगा नदी को जब यहाँ से मतलब अलग हो जाती है तो भागीरथी कहते हैं। मेघना क्या है, तो मेघना जो है इनकी जो है दोनों की संयुक्त धारा क्या कहलाती है, मेघना कहलाती है। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं और अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। पद्मा जो है आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की शीत ऋतु में होने वाली मावठ वर्षा के पीछे उत्तरदायी मुख्य कारण कौन सा है। मावठ है, इसे क्या कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, महावट कहा जाता है। क्या कहते हैं, महावट भी कहते हैं, महावट। और इससे क्या होता है, जो ठंडियों में जो वर्षा हुआ करती है कभी कभी, इसे क्या कहते हैं, महावट कहते हैं। इससे क्या होता है, जो रब्बी की फसल होती है, रब्बी की फसल होती है, उसको जो है क्या है, बहुत लाभ होता है। इसे जो है रब्बी की फसल के लिए गोल्डन ड्रॉप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गोल्डन ड्रॉप कहा जाता है, यानी कि सोने की बूंदे, सोना, गोल्ड। ठीक है, गोल्ड की बूंदे यानी फसल के लिए बहुत ही लाभकारी होती है। तो मावठ जो है क्या है,
कोई पूछे तो आप क्या बताएंगे, शीतकाल में होने वाली वर्षा है। लेकिन ये कहता है प्रश्न की जो मध्य प्रदेश में वर्षा होती है उसका मुख्य कारण क्या है। तो मुख्य कारण फ्रेंड्स ये है कि ये एक सागर है। ये कौन सा सागर है, इसे भूमध्य सागर कहा जाता है। कौन सा सागर है, भूमध्य सागर। यहाँ पर जो है एक तूफान होता है, क्या है, तूफान उठता है। और चूंकि यहाँ से जो है इस प्रकार से क्या चल रही होती है, जेट स्ट्रीम चल रही होती है। जेट स्ट्रीम इस प्रकार से चलती है, ये भारत की ओर चलती है। यहाँ पर जो है हिमालय पर्वत जो है बहुत बड़ा छाया हुआ है, तो ये जेट स्ट्रीम इस प्रकार से दो शाखाओं में बढ़ जाती है। एक शाखा इसकी मध्य प्रदेश की ओर आ जाती है, एक शाखा जो है उत्तर की ओर निकल जाती है। और ये जो है इसे क्या कहते हैं, विक्षोभ का मतलब क्या होता है, चक्रवात होता है। चूंकि पश्चिम से आता है तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, पश्चिमी विक्षोभ। और पश्चिमी विक्षोभ यहाँ पर उठता है और यहाँ पर जो जेट स्ट्रीम चलती है, जेट स्ट्रीम जो बहुत तेज चलने वाली हवा होती है, उस जेट स्ट्रीम के कारण ये जो है नमी कहाँ जाती है, भारत की ओर आ जाती है। और हिमालय से टकरा करके क्या करती है, ये दो भागों में बढ़ जाती है। ये भाग जो है चीन की तरफ चला जाता है और ये वाला भाग जो है मध्य प्रदेश और उत्तर भारत में क्या करता है, वर्षा करता है। इसे मावठ कहते हैं। क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्वी मानसून। तो ये दक्षिण पूर्व से कोई संबंध नहीं, लौटते हुए मानसून। लौटते हुए मानसून से पूछे कहाँ पर वर्षा होती है, तो ध्यान रखना तमिलनाडु में जो है ठंडियों में वर्षा होती है, दिसंबर के महीने। भूमध्य सागर से आने वाले पश्चिमी विक्षोभ जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो यही जो है आपको बताना था, भूमध्य सागर से आने वाले पश्चिमी विक्षोभ। तो मध्य प्रदेश में शीतकाल में जो है दिसंबर में होने वाली पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, जो रब्बी की फसल के लिए अमृत के समान है, उसे गोल्डन ड्रॉप बोल देते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान मई माह में किस स्थान पर दर्ज किया जाता है। तो देखिएगा, जब मध्य प्रदेश में हम क्या बात करते हैं, तापमान से संबंधित आपसे बातें की जाएं तो कुछ चीजें ध्यान रखिएगा। आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा तापमान जो सामान्य किताबों में मिलता है, मैं वो बता रहा हूँ भाई, रिसर्च मत करने लग जाना। सबसे ज्यादा तापमान कहाँ पर मिलता है, सबसे कम तापमान, सबसे कम या यूं कहिए कि ठंडा स्थान कौन सा है, ठीक है, शहर या स्थान। फिर पूछे मध्य प्रदेश का औसतन तापमान कितना है, औसतन तापमान कितना है भाई, मध्य प्रदेश का औसत तापमान। ठीक है, चलिए, मैं अभी इसे रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं नहीं बताऊंगा, मुझे जो चीज़ें याद नहीं है क्योंकि भूल जाती हैं भाई, बहुत सारी चीज़ें गलती हो जाए तो उसमें भी दिक्कत हो जाती है। ठीक है, फिर पूछे कि मध्य प्रदेश में तापमान की मतलब परिवर्तन कैसे होता है, यानी कि जब अगर मध्य प्रदेश में हम दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हैं, देखिएगा कैसे, जब हम मध्य प्रदेश में दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है उत्तर की ओर जाने पर। जब मध्य प्रदेश में हम पूर्व से आते हैं भाई, ये प्रश्न, पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा तापमान जो है गंज बसौदा में रिकॉर्ड किया गया है। कब, गंज बसौदा में जो है ये 1995 का आंकड़ा है। मैं फिर कह रहा हूँ, वर्तमान का आंकड़ा नहीं है ये। वर्तमान में जो है नौगांव में जो है और खजुराहो में तापमान सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किया जाता है। सबसे कम तापमान की बात करें, सबसे जो ठंडा शहर है वो कौन सा है, शिवपुरी मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा शहर है। दक्षिण से अगर उत्तर की ओर जाओगे तापमान में क्या होगी, वृद्धि होगी, ध्यान रखिएगा। पूर्व से पश्चिम की ओर जाओगे फिर भी क्या होगी, तापमान में वृद्धि होगी। इसका उल्टा कर लो, पश्चिम से पूर्व की ओर जाएं तो क्या होगी, तापमान में कमी होगी। उत्तर से दक्षिण की ओर जाएं तब भी तापमान में क्या होगी, कमी होगी। अब 21 जून को ध्यान रखना, 21 जून को जो है कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा उत्तर में क्या करती है, पूरी लंबवत चमकती है। ध्यान रखिएगा, उत्तर भारत में लंबवत रहती है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, गंज बसौदा जो है आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। गंज बसौदा कहाँ पर पड़ता है, देखिएगा भाई, गंज बसौदा एक विदिशा में भी पड़ता है। ठीक है, गंज बसौदा जो है विदिशा में पड़ता है। और सबसे कम अगर वर्षा की बात की जाए, सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है, तो भिंड के जो है गोहद है, क्या है, गोहद। गोहद जो भिंड का स्थान है, यहाँ पर क्या होती है, सबसे कम वर्षा होती है। चलिएगा आगे बात करते हैं। ऐतिहासिक रूप से विदिशा जिले के गंज बसौदा में सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया था, तो हालांकि हाल के वर्षों में भिंड और खजुराहो में भी अत्यधिक गर्मी देखी गई है। चलिएगा, मध्य प्रदेश की जलवायु को मानसूनी जलवायु बनवाने में कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिएगा, मानसूनी जलवायु का मतलब क्या होता है, तो देखिए जलवायु का मतलब क्या होता है भाई, कोई कहे जलवायु का मतलब क्या होता है, जलवायु का मतलब 3 चीजों से होता है। कौन कौन सा, एक तापमान, किसी क्षेत्र का तापमान कैसा है, किसी क्षेत्र की जो है वर्षा कैसी है, तापमान, वर्षा और नमी कह सकते हो भाई, क्या कह सकते हो, नमी, नमी तो आर्द्रता, यही को बोलते हैं। जब ये 3 चीजें क्या होती हैं, जब ये 3 चीजें
मतलब कम समय के लिए हो, कैसी हो, कम समय के लिए हो तो उसे क्या कह दिया जाता है, मौसम। कह देते हैं नहीं भाई मौसम की तरह बदल तो ना जाओगे, मतलब मौसम जल्दी जल्दी बदलता है, कम समय में चीजें बदलें, तापमान बदले, वर्षा बदले तो आप क्या कहेंगे कि मौसम बदल गया है। लेकिन यही लगभग लंबे समय तक एक जैसा रहा है, लगभग 30 वर्षों तक, 30 वर्षों तक एक समान रहे तो उसे क्या कह दिया जाता है, जलवायु कह दिया जाता है। ठीक है, तो मौसम की तरह नहीं बदल रहा है, जलवायु की तरह जो है बदल रहा है, यानी कि लंबे समय तक एक ही जो है उसमें रहे या ना है। तो ये क्या होता है, जलवायु का मतलब होता है। अब मानसूनी जलवायु का मतलब क्या होता है, मानसूनी जलवायु का मतलब होता है जैसा मौसम वैसी जलवायु, यानी कि ठंडा मौसम है, क्या है, ठंडा मौसम है, जलवायु कैसी, ठंडी जलवायु, गर्म मौसम है तो गर्म जलवायु। तो मानसून के अनुसार जलवायु का होना क्या कहलाता है, मानसूनी जलवायु कहलाता है। अब बताइएगा मानसूनी जलवायु जो है क्यों होती है किसी क्षेत्र की, तो जब जहां पर जो है ज्यादा महाद्वीपीय प्रभाव देखा जाता है, किसका प्रभाव देखा जाता है, महाद्वीपीयता का प्रभाव देखा जाता है, यानी कि स्थल खंड का प्रभाव देखा जाता है, जैसे आप क्या कहते हैं, मरुस्थल कह देते हैं, तो मरुस्थल में सबसे ज्यादा जो होगी मानसूनी जलवायु होगी। तो इसका जो कारण है वो कौन सा कारण है कि जो हम क्या करते हैं, मानसूनी जलवायु बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो देखिएगा, मध्य प्रदेश के बीच से गुजरने वाली कर्क रेखा, देखिए कर्क रेखा मध्य प्रदेश के बीच से गुजरती है, ठीक है, तो ये क्या करती है, तापमान बढ़ाती है, क्या करती है, तापमान के लिए मान लो उत्तरदायी हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून की दोनों शाखाओं अरब सागर से वर्षा, भाई वर्षा भी क्या करती है, वर्षा को प्रभावित करती है, लेकिन पर्याप्त कारण नहीं है वर्षा को प्रभावित करती है। हिमालय की निकटता, देखिए ये काफी हद तक जो है सही हो रहा है कि हिमालय की निकटता, लेकिन विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणियों की ऊंचाई, ये जो है आप क्या कर सकते हैं और ज्यादा सही कर सकते हैं। तो आपका सही जवाब जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिएगा हमारी जलवायु मानसूनी ना होती अगर हिमालय पर्वत जो है मध्य प्रदेश, जैसे ये मान लीजिए भाई मोटा सा मध्य प्रदेश है, इसके इधर जो क्या है हिमालय पर्वत है, तो जो दक्षिण की शीतकालीन पवनें हैं उसे यहाँ से आने से क्या कर देता है, रोक देता है। ठीक है, साथ ही साथ जो है हमारे यहाँ पर कुछ पर्वत पाए जाते हैं, जैसे यहाँ पर हो गया सतपुड़ा पर्वत और इधर जो हो जाएगा विंध्याचल पर्वत। ये क्या कर देते हैं कि वर्षा को एक तो क्या करते हैं, रोकने में सहायक होते हैं, साथ ही साथ जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो ये पर्वत भी क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, तो गर्मी का प्रभाव भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, जब ठंडी होती है, पत्थर है भाई, पत्थर में जितनी जो है गर्मी होगी उतना ही गर्म होगा, जितनी ठंडी होगी उतना ही ठंड होगा। ठीक है, तो जैसे बुंदेलखंड से आप समझ सकते हैं कितनी भयंकर ठंडी पड़ती है यहाँ पर, क्योंकि महाद्वीपीयता का यहाँ पर ज्यादा प्रभाव है, समुद्री क्षेत्र का प्रभाव नहीं है। तो आपका ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम दोनों शाखाओं अरब सागर की होने वाली वर्षा, मध्य प्रदेश में भारत के मध्य में स्थित होने के कारण मानसून की दोनों शाखाओं से वर्षा प्राप्त होती है, जो इसकी जलवायु का मुख्य निर्धारक है। चलिएगा भाई, ठीक है, फिर तो देखो ऐसा हो जाएगा कि भाई सभी जो क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, जलवायु को निर्धारित कर रहे हैं। तो मुझे लगता है क्वेश्चन ही क्या होना चाहिए, गलत होना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे प्रदेश से गुजरने वाली कर्क रेखा किसको प्रभावित कर रही है, तापमान को प्रभावित कर रही है। हिमालय की निकटता जो है क्या कर रही है, जो दक्षिण उत्तर से आने वाली शीत पवनों को रोक करके जो है वो पूरी तरीके से उष्णकटिबंधीय। अब जैसे कि भारत की जलवायु क्या कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहा जाता है, हालांकि पूरा का पूरा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय में नहीं आता वो। अब इसलिए कह दिया जाता है क्योंकि शीत पवनों का यहाँ पर प्रभाव नहीं देखा, तो ये भी क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, या तो गलत कीजिएगा। ठीक है, आप जो क्या कर सकते हैं, डी में हटा रहा हूँ इसका, तो आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, चयन कर सकते हैं, या फिर मैं स्टार लगा रहा हूँ इसमें। ठीक है, इसमें जो है एक से अधिक ऑप्शन सही होंगे, अगर ऐसा आएगा तो फिर डिलीट होंगे। ठीक है, तो यहाँ सी ऑप्शन जो है दिया है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिएगा अनुच्छेद 352 में क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी है। 356 में क्या देखने को मिलता है, प्रेसिडेंसी रूल देखने को मिलता है, राष्ट्रपति शासन। और 360 में क्या देखने को मिलता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी देखने को मिलती है, यानी कि वित्तीय आपातकाल हमें देखने को मिलता है। अब क्या कहता है, 352 के तहत अगर राष्ट्रीय आपातकाल की क्या की जाती है, घोषणा की जाती है,
तो उस संबंध में कौन सा कथन क्या है, असत्य है, गलत है। ध्यान रखिएगा क्या पूछ रहा है आपसे, गलत जो है पूछ रहा है। आपातकाल की घोषणा को 1 माह के भीतर संसद के विशेष बहुमत से अनुमोदित होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अगर जो क्या किया गया है, आपातकाल राष्ट्रपति क्या करते हैं, घोषणा करते हैं आपातकाल की, तो घोषणा तो कर सकते हैं, लेकिन संसद के जो है विशेष बहुमत से जो क्या करना होना चाहिए, अनुमोदित होना चाहिए, यानी कि इसे पारित किया जाना चाहिए, तभी जो है मान्य होगी, अन्यथा 1 महीने में क्या हो जाएगा, आपातकाल खत्म हो जाएगा। आपातकाल हमेशा ध्यान रखिएगा 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था कि मंत्रिमंडल की क्या, मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही क्या किया जाएगा, आपातकाल लागू किया जाएगा। दरअसल इंदिरा गांधी ने क्या किया था भाई, फखरुद्दीन अली अहमद का फोन लगाया को राष्ट्रपति घोषित कर दो, लोग घोषित हो गया। तो फिर सरकार ने संशोधन किया कि ऐसे थोड़ी ना होगा किसी एक व्यक्ति की राय पर। जब मंत्रिमंडल लिखित में क्या देगी, अपनी राय देगी, तभी होगा। और जब मंत्रिमंडल ने राय दे दिया तो सरकार काम हो गया, लेकिन जनता को भी क्या करना चाहिए, सहमति देनी चाहिए। तो संसद के अंदर जो है 1 महीने के भीतर जो विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, ये बात सही है। आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 के तहत प्राप्त मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। ये भी जो है आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। केवल 2 ऐसे आर्टिकल हैं जो नेशनल इमरजेंसी में भी क्या है, आपात रोके नहीं जा सकते हैं। 21 में लिखा हुआ है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। क्या लिखा हुआ है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, मतलब मुझे सांस लेने के लिए जो है एक व्यक्ति को जीने के लिए जो चीजें आवश्यक होती है ना, तो उन्हें क्या है इसमें 21 में शामिल किया गया, चाहे इमरजेंसी लगी हो या कुछ भी लगी हो। जैसे कई लोगों को देखा होगा भाई, कोविड-19 के दौरान जो है क्या किया गया था, लॉकडाउन लगाया गया था, तो गवर्नमेंट मतलब बाहर नहीं निकलने दे रही थी। तो भाई उन्हें ये समझाना चाहिए था कि भाई आर्टिकल 21 ये क्या, लॉकडाउन लगा हुआ, चाहे नेशनल इमरजेंसी क्यों ना लगी हो, तब भी जो है हम खाने पीने की चीजों को जो है कोई नहीं रोक सकता है। सशस्त्र विद्रोह शब्द को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ये बात जो है गलत लिखी हुई है, ध्यान रखिएगा क्या है, ये बात गलत लिखी हुई है, क्योंकि ऐसा कहा गया था कि जब हम बात करते हैं कि नेशनल इमरजेंसी क्यों लगाई जाएगी, जब हम कारणों की बात करते हैं कि नेशनल इमरजेंसी क्यों लगाई जाएगी, 3 कारण जो है समानतः माने जाते हैं। क्या, अगर किसी मतलब बाहर से आक्रमण होता है, क्या होता है, अगर हमारे देश में क्या हो जाता है, बाह्य आक्रमण हो जाता है, तो नेशनल इमरजेंसी लग जाएगी। अगर जो है क्या है, मतलब भारत द्वारा किसी अन्य देश पर, भारत क्या करता है कहीं और पर आक्रमण करता है, तो भी नेशनल इमरजेंसी लग जाएगी। और तीसरा कारण जो है वो क्या लिखा हुआ था, मतलब जो है आंतरिक अशांति शब्द लिखा हुआ था संविधान में। क्या लिखा हुआ था, अगर आंतरिक अशांति हो जाती है तब क्या किया जाएगा, नेशनल इमरजेंसी लगा दी जाएगी। अब इंदिरा गांधी ने जो है 1975 में भाई जयप्रकाश नारायण जी ने क्या किया कि संपूर्ण क्रांति की उद्घोषणा कर दी। मतलब इंदिरा गांधी जी का जो है निर्वाचन क्षेत्र रायबरेली क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, अवैध घोषित हो जाता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट क्या करते हैं, अवैध घोषित कर देते हैं। इंदिरा गांधी बहुत बड़ा खेला खेलती हैं और सुप्रीम कोर्ट में केस को ले जाती हैं, और वहां से जज चेंज होते हैं, चीफ जस्टिस चेंज होते हैं, और फिर जो है उनका सुप्रीम कोर्ट क्या कर देता है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय पर रोक लगा देता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय पर जैसे ही रोक लगती है, तो उसके बाद में जो है क्या हो जाती है कि क्रांति होने लगती है, मतलब आंतरिक स्तर पर बहुत अशांति हो जाती है। विपक्ष था वो, उसने क्या किया, हल्ला बोल दिया। तो फिर खासतौर से जयप्रकाश नारायण इस टाइम पर जो है चौधरी चरण सिंह बहुत बड़े बड़े नेता थे, तो वो थे। इंदिरा गांधी ने क्या कर दिया, फखरुद्दीन अली अहमद को फोन लगाया कि भाई क्या कर दो, राष्ट्रपति जी थे वो, तो कहो कि नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दो। किस आधार पर, आंतरिक अशांति के आधार पर जो है घोषित कर दो। तो फिर उन्होंने एक फोन के आधार पर ही घोषणा कर दिया। फिर जो है हमें जो है कुछ संविधान में संशोधन करने की जरूरत पड़ी, और 44वां संविधान संशोधन किया गया 1978 में, और इसमें जो है 2 शब्द जोड़े गए। इस आंतरिक अशांति को हटा दिया गया और यहाँ पर जोड़ा गया सशस्त्र विद्रोह शब्द की। अगर देश में आंतरिक अशांति होती है तो अब जो है इमरजेंसी नहीं लगेगी। यहाँ पर अगर सशस्त्र विद्रोह का मतलब क्या होता है, कोई लाठी लेकर, हथियार लेकर के विद्रोह कर दे, तभी जो है आपातकाल लगेगा। केवल अशांति में आपातकाल नहीं लग सकते। और ये कब जोड़ा गया था, 44वें संविधान संशोधन द्वारा, ना कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा। तो ये बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, यही सही हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा को न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन रखा गया है। बिल्कुल सही बात है। ये जो है ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ था कि इसकी जो है न्यायिक समीक्षा की जा सकेगी। आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा ये बात जोड़ी गई थी। यदि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की घोषणा की अवधि कितनी हो सकती है। तो देखिएगा, जब हम बात करते हैं राष्ट्रपति की, क्या बात करते हैं, आपातकालीन शक्तियों की बात करते हैं। राष्ट्रपति साहब की
आपात शक्तियों की बात करते हैं कि इमरजेंसी रिलेटेड जो है कौन कौन सी शक्तियां होती हैं भारत के प्रेसिडेंट में, 3 शक्तियां होती हैं। आर्टिकल 352 के तहत, आर्टिकल 356 के तहत, आर्टिकल 360 के तहत। यहाँ पर जो होता है क्या होता है, राष्ट्रीय आपातकाल होता है, जो सामान्यतः राष्ट्रीय आपातकाल बाह्य आक्रमण या भारत द्वारा कहीं आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। यहाँ पर जो होता है राष्ट्रपति शासन होता है, राष्ट्रपति शासन होता है, राष्ट्रपति शासन होता है। और 360 में जो क्या है, वित्तीय आपातकाल होता है। अगर देश में पैसे की कमी पड़ जाती है तो जो है वित्तीय आपातकाल घोषित कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में लोगों को जो है टैक्स बढ़ा सकते हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी सैलरी कम की जा सकती है, वेतन भत्ते रोके जा सकते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल में मौलिक अधिकार क्या हो जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं। तो जो हम यहाँ बात कर रहे हैं आपातकालीन शक्तियों में जो है राष्ट्रपति शासन की, तो इसकी घोषणा किसके द्वारा की जाती है, भारत के राष्ट्रपति क्या करते हैं, इसकी घोषणा करते हैं। और ये घोषणा कब की जाती है, जैसे कि किसी राज्य में जो सही से शासन नहीं चल रहा है, वहां की सरकार जो है, मुख्यमंत्री के जो लोग हैं तानाशाह कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार क्या कर लेती है, अपने हाथ में शासन ले लेती है। वो बात अलग है कि वर्तमान में जो है इसका दुरुपयोग किया जा रहा है, जहां विपक्ष की सरकार होती है एकदम वहां राष्ट्रपति शासन की बात चलती रहती है। तो ये लोकतंत्र की, तो ये जो है क्या कहता है भाई कि 356 के साथ राष्ट्रपति शासन की घोषणा अधिकतम अवधि के लिए, अधिकतम कितने समय तक जो है, अधिकतम अगर बात की जाए तो 1 वर्ष तो नहीं कहेंगे, 3 वर्ष तक के लिए जो है अधिकतम हो सकता है। ठीक है, अधिकतम जो है, अधिकतम से अधिकतम बात कर सकता है 3 वर्ष तक के लिए। हालांकि पहले ऐसा था कि जैसे एक बार संसद ने क्या दे दी, अनुमति दे दी, क्या दे दी, संसद ने एक बार अगर अनुमति दे दी तो फिर क्या हो जाएगा, 6 माह के लिए राष्ट्रपति शासन लगेगा। इतने में जो है चुनाव हो जाने चाहिए। अगर फिर भी चुनाव नहीं होते हैं तो फिर क्या कर सकते हैं कि मतलब संसद में फिर से अनुमति लेनी होगी, तो फिर से जो है 6 माह के लिए जो है बढ़ाया जा सकता है। फिर 6 माह के लिए ऐसे ऐसे जो है कई माह तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई आप जन्म भर ऐसा करते रहे कि मतलब पूरे जीवन भर, तो ये राष्ट्रपति शासन जो है एक विकल्प है पुनः से क्या करने के लिए, मतलब कि बीच की स्थिति को सही करने के लिए, दोबारा चुनाव करवाने के लिए। तो अधिकतम 3 वर्ष तक जो है इसकी अवधि बताई गई थी। ठीक है, कुछ है जैसे क्षेत्र हैं उनको अभी देखेंगे। राष्ट्रपति शासन को 6 महीने में संसद की स्वीकृति से अधिकतम क्या कर सकते हैं, 3 वर्ष तक क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। ये बात जो है सामान्य राज्यों के लिए लागू होती है, पंजाब और अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए इसके प्रावधान अलग हैं। अगली बात करते हैं वित्तीय आपातकाल से। तो वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में दिया गया है। तो क्या कहता है, कौन सा कथन जो है इसमें सही है वो बात की जा रही है वित्तीय आपातकाल में। इसे लागू करने के लिए 2 माह के भीतर जो है क्या होता है, संसद के साधारण बहुमत की क्या होती है, आवश्यकता होती है। देखिएगा 360 के बारे में बात कर रहा है, तो भाई इसमें जो है ये बात जो है गलत लिखी हुई है, क्योंकि 2 माह में जो है ये बात गलत लिखी हुई है। ठीक है, ये नहीं होने वाला, क्योंकि इसकी जो है संविधान में सीमा का जो है कोई उल्लेख नहीं किया गया है, इसका सीमा को उल्लेख नहीं किया गया कितने समय में ये अनुमति मिलेगी। इसकी अधिकतम अवधि 3 वर्ष निर्धारित की गई है। ठीक है, क्या बात करता है, कौन सा कथन जो है सही है, गलत नहीं पूछ रहा है, कौन सा कथन जो है सही है। तो इसकी अधिकतम समय सीमा 3 वर्ष जो है, ये समय सीमा किसकी है, प्रेसिडेंसी रूल की हमें ये देखने को मिलती है। ये बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। राष्ट्रपति इसे केवल मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह पर लगा सकता है। तो लिखित सलाह पर लगा सकता है, लेकिन इसको क्या करना होगा, संसद को क्या करना होता है, संसद के अनुमोदन की आवश्यकता होती है, क्योंकि जनता कहाँ बैठी हुई है, संसद में बैठी हुई है, लोकसभा में बैठी हुई है। ये भी जो है आपका गलत हो जाएगा। इसे लागू होने पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन कम नहीं किए जा सकते। भाई ऐसा नहीं है, कम किए जा सकते हैं, उच्च न्यायालय के ही नहीं, अगर कोई भी व्यक्ति है तो उन सभी के क्या किए जा सकते हैं, वेतन भत्ते जो है कम किए जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, क्योंकि राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल का मतलब ही होता है कि पैसा नहीं है देश के पास में, तो किसी का भी वेतन रोका जा सकता है सिवाय राष्ट्रपति के। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा, वित्तीय आपातकाल की कोई अधिकतम समय सीमा नहीं है, और इसके दौरान न्यायाधीशों के वेतन भी क्या किए सकते हैं, वेतन भी जो है कटौती की जा सकती है। ठीक है, वो जो 3 साल का समय था तो वो गलत हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन। मध्य प्रदेश के भरवेली और कजरी डोंगरी क्षेत्र किस खनिज आधारित उद्योग को कच्चे माल की आपूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। देखिएगा भरवेली पूछ रहा है, तो भरवेली आपको पता है ये किसके, मैग्नीज जो है आधारित हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, मैग्नीज आधारित हो जाएंगे। लौह इस्पात के लिए ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से
कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? जबलपुर और जो कटनी क्षेत्र है, जबलपुर और कटनी क्षेत्र लोहा इस्पात के लिए। तांबा के लिए जो है ये कौन सी खान जानी जाती है? तो आप क्या बताएंगे? मलाज खंड जो है खान जानी जाती है। भाई समय जो है अपनी दूसरी क्लास जो है होने वाली है, तो चलिए हम जो है समाप्त करते हैं सेवा जल्दी से। तांबा गलाने का उद्योग जो है कहाँ पर है? ये मलाज खंड खान हो जाएगी। कहाँ पर देखने को मिल जाएगी आपको? बालाघाट में जो है देखने को मिल जाएगी। मैग्नीज आधारित उद्योग ये भी जो आपको भारवेली में देखने को मिल जाएगा। और कहाँ पर है ये? बालाघाट में देखने को मिल जाएगा। सीमेंट उद्योग जो है मुख्य रूप से आपको सतना में देखने को मिल जाएगा, कटनी में देखने को मिल जाएगा, कैमूर में देखने को मिल जाएगा। ये जो है दमोह में भी सीमेंट कारखाने देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा मुरैना में भी मिल जाएंगे। चलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सी ऑप्शन जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला स्लेट पेंसिल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिएगा स्लेट के लिए जो है मंदसौर जिला स्लेट के लिए जाना जाता है। देश में आई थिंक एकमात्र क्षेत्र है जहां स्लेट का उत्पादन किया जाता है। सतना में जो है आपको क्या मिल जाएगा? रॉक फॉस्फेट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? रॉक फॉस्फेट मिल जाएगा। और गेरू गेरू के उत्पादन में जो सतना अग्रणी है। रीवा में जो है आपको क्या मिल जाएगा भाई? यहाँ पर जो है सेल खड़ी देखने को मिल जाती है। कटनी में जो है मुख्य रूप से चूना आपको देखने को मिल जाएगा। क्या? चूना और लोहा जो है देखने को मिल जाएगा। चलिएगा मंदसौर जो है सही हो जाएगा। अगली बात करते हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले को सीमेंट हब कहा जाता है? तो सीमेंट हब पूछ रहा है, तो आप क्या बताएंगे? कि दिए गए ऑप्शन में देखिए ग्वालियर, भिंड। तो ये ग्वालियर की अगर बात की जाए तो मुख्य रूप से संगमरमर के लिए जो है ग्वालियर का क्षेत्र जाना जाता है। और इंदौर, धार ये आईटी उद्योग के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं। और यहाँ पर ऑटोमोबाइल उद्योग जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस है। पीथमपुर का मोबाइल उद्योग जो है पीथमपुर का फेमस है। होशंगाबाद जो है टंगस्टन के लिए जाना जाता है। कौन के लिए? टंगस्टन। और जो है बैतूल जो है यह ग्रेफाइट के लिए जाना जाता है। किसके लिए? ग्रेफाइट के लिए जाना जाता है। सतना कटनी जो है आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका के भीतर कोशिका और अर्ध स्वायत्त अंग कहा जाता है? देखिएगा जब अर्ध स्वायत्त अंग की बात करते हैं तो हमें दो अंग जो है अर्ध स्वायत्त अंग दिखाई देते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है आपकी माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होती है? एक माइटोकॉन्ड्रिया होती है, एक जो होता है हरित लवक। दो जो क्या होते हैं? ये स्वायत्त अंग होते हैं। क्यों होते हैं? देखिए स्वायत्त अंग कहने का मतलब क्या होता है? जिसके पास में खुद का केंद्रक हो, जिसके पास में खुद का क्या हो? डीएनए हो। दो चीजें होंगी तो वो क्या हो जाएगा? अर्ध स्वायत्त अंग जो है हो जाएगा। और माइटोकॉन्ड्रिया के पास में खुद का डीएनए होता है और केंद्रक भी होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? दिए गए ऑप्शन में जो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली। कोशिका का ट्रैफिक मैन किसे कहा जाता है? ट्रैफिक मैन तो क्या होता है? गोल्गी काय को। राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ जो है सेल कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास जो है अपना क्या होता है? डीएनए और राइबोसोम होता है, जिससे क्या है कुछ प्रोटीन स्वयं बना सकता है। तो आपका कौन सा हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया सही हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की हुई थी? तो अल्टमैन ने जो है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। और बेंडा ने जो है इसका क्या किया था? नामकरण किया हुआ था। बेंडा द्वारा इसका नामकरण किया गया था। माइटोकॉन्ड्रिया की और बात करेंगे तो ये दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है। ध्यान रखिएगा इसकी दोहरी झिल्ली होती है माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? जो भी आप क्या करते हैं? खाना खाते हैं, यानी कि जो ग्लूकोज खाते हैं, उस ग्लूकोज से क्या होती है? एटीपी के रूप में क्या होती है? ऊर्जा की मुक्ति होती है। एटीपी को क्या कहते हैं? इसे ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है? क्योंकि फ्रेंड्स ये जो है कोशिका के अंदर क्या करती है? जो सड़े गले मृत पदार्थ होती है उनको क्या करती है? पचाने का कार्य करती है। क्यों करती है ऐसा? क्योंकि इसके अंदर जो है एंजाइम पाए जाते हैं। कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। कौन से एंजाइम होते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, जो जल अपघटन के द्वारा क्या करते हैं? मरे गले अंग अंतः कोशिकाओं को कुछ अंगों को खा जाते हैं। तो इसमें क्या उपस्थित होते हैं? जल अपघटनी एंजाइम, यानी कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। लाइसोसोम की जो है खोज किसने की हुई थी? सी दुबे या डी दुबे द्वारा की गई थी। इसकी खोज की गई थी, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। जल अपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं। कोशिका सिद्धांत का अपवाद किसे माना जाता है? देखिएगा कोशिका सिद्धांत क्या कहता है कि जो प्रत्येक जीवित कोशिका की यानी कि जो उत्पत्ति होती है वह एक क्या होती है? पुरानी कोशिका से होती है। लेकिन इसमें जो विषाणु है इसे जो क्या किया जाता है? जीव
जीव और निर्जीव दोनों माना जाता है, क्योंकि यह जैसे ही जीव के संपर्क में आता है तो जीवों जैसे लक्षण प्रकट करता है, और जब निर्जीव के संपर्क में आता है तो निर्जीव जैसे लक्षण प्रकट करता है। तो जब ये निर्जीव हो जाता है तो कोश का सिद्धांत यहाँ लागू नहीं होता है। कोश का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो ध्यान रखिएगा स्लीडेन और स्वान नाम के दो विद्वानों द्वारा क्या दिया गया था, कोशिका सिद्धांत दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। वर्ष 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था, मतलब जो नोबेल का शांति का पुरस्कार है 2025 में किसे दिया गया था, तो मारिया कोरेना मचाडो को दिया गया था। ये कौन सी हैं, वेनेजुएला देश की हैं। इन्होंने, ये विपक्ष की नेता है वेनेजुएला की, और इन्होंने जो है काफी लेखन कार्य किया हुआ है, तो उसमें जो है नहीं मिला हुआ है। नरगिस मोहम्मदी ये 2024 में दिया गया था, ये ईरान की हैं, इन्हें मिल चुका है। विश्व खाद्य क्रम को जो इसे 2024 में किसके लिए, शांति के लिए दिया गया था, और नरगिसी मोहम्मदी को जो है साहित्य के लिए जो है पिछली साल दिया गया था। और चलिएगा, तो वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरेना मचाडो को उनके देश में लोकतंत्र और मानव अधिकारों के लिए किए गए निरंतर संघर्ष हेतु 2025 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। साहित्य के क्षेत्र में 2025 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, देखिए नोबेल पुरस्कार की बात करेंगे फ्रेंड्स से, तो डायनामाइट के जिसने आविष्कार किया था, कौन, डायनामाइट का आविष्कार करने वाले थे एक वैज्ञानिक जिनका नाम था क्या, अल्फ्रेड नोबल नाम था। क्या नाम था, अल्फ्रेड नोबल। उनकी याद में जो है ये पुरस्कार दिए जाते हैं। कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं ये पुरस्कार, 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। और कौन कौन से 6 क्षेत्र होते हैं, जैसे फिजिक्स हो जाएगी, केमिस्ट्री हो जाएगी, चिकित्सा हो जाएगा, साहित्य हो जाएगा और शांति हो जाएगा, और जो है कौन है भाई, 6 क्षेत्र हैं, एक अर्थशास्त्र हो जाएगा। ठीक है, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो पूछ रहा है साहित्य का पुरस्कार जो है 2025 का नोबेल किसे दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा लास जलो क्रास्नाहोर्काई को जो है यह पुरस्कार दिया गया है। चलिएगा, तो हंगरी के जो उपन्यासकार हैं, कौन से देश के हैं, हंगरी के उपन्यासकार हैं लास जलो क्रास्नाहोर्काई को जो है उनके विशाल और दूरदर्शी लेखन के लिए जो है यह सम्मान दिया गया है, जो कि कला शक्ति को फिर से स्थापित करता है। अगली बात करते हैं चिकित्सा यानी कि फिजियोलॉजी और मेडिसिन, चिकित्सा का जो 2025 का नोबेल पुरस्कार इम्यून टॉलरेंस की खोज के लिए किसे दिया गया है, तो देखिएगा हमने बात किया था कि अगर ब्रेन को क्या करना है, शांति प्रदान करना है, तो यानी कि सही मूड बनाए रखना है, आपको अपना मूड सही बनाए रखना, सही मूड, तो सीमोन, तो क्या करना होगा, रिलैक्स देना होगा किसको, ब्रेन को, तो ब्रेन को रिलैक्स दीजिए ताकि सही मूड बना रहे। तो ये सही चिकित्सा यही होती, तो उपरोक्त सभी को जो है ये दिया गया था। तो इन तीनों वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से प्रतिरक्षा प्रणाली से जुड़ी महत्वपूर्ण खोज के लिए जो है यह पुरस्कार दिया गया है, जो ऑटो इम्यून बीमारियों के इलाज में क्रांतिकारी है। अगली बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के गॉडफादर कहे जाने वाले किस वैज्ञानिक को 2024 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है, जिन्होंने एआई के खतरों पर जो है चेतावनी दी हुई थी। गजब का प्रश्न है भाई। तो यह जो है पुरस्कार मिला हुआ है, ध्यान रखिएगा, तो जेफरी हिंटन को जो है 2024 के लिए कह रहा है भाई साहब, मैं ही तो कंफ्यूज हो गया हूँ, 2025 में तो यार मुझे याद है। तो 2024 के लिए जेफरी हिंटन को क्या दिया गया था, एआई में जो है विशेष कार्य करने के लिए क्या दिया गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। देखिएगा, एआई के जनक को लेकर के आपसे प्रश्न पूछता रहता है, तो जॉन मैकार्थी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के क्या कहलाते हैं, जनक कहलाते हैं। जनक किसके, एआई के जनक कहलाते हैं। चलिएगा, अगली बात करते हैं ओपन एआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन है, जिन्हें आधुनिक एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्रांति चैट जीपीटी का चेहरा माना जाता है। तो ओपन एआई, ध्यान रखिएगा, आपसे पूछे जो चैट जीपीटी है किसके द्वारा विकास किया गया है, तो आप क्या बताएंगे, ओपन एआई नाम की कंपनी द्वारा विकास किया गया है। और इसके जो है आपसे क्या पूछ रहा है, वर्तमान में सीईओ पूछ रहा है, तो वो कौन से हैं, सैम अल्टमैन जो है इसके क्या है, सीईओ हैं। सुंदर पिचई जो है ये किसके हैं, गूगल के हैं। एलॉन मस्क जो है ये किसके हैं, स्पेस एक्स नाम की जो कंपनी है स्पेस एक्स के हैं। और सत्या नाडेला जो है किसके हैं, माइक्रोसॉफ्ट के हो जाएंगे। आगे बात करते हैं, गूगल के उस एआई मॉडल का नाम क्या है जिसे जेमिनी के विकास का नेतृत्व करने वाले डेमिस हसाविस ने जो है तैयार किया हुआ है। तो उस एआई मॉडल का आपको क्या बताना है, नाम बताना है, तो कौन सा है, डीप माइंड जो है हो जाएगा।
देखिएगा, हेमिस जो है हसाविस है, हेमिस हसाविस के सह संस्थापक हैं। जो डेमिस हसाविस हैं, गूगल डीप माइंड के क्या हैं, सह संस्थापक हैं। तो डीप माइंड क्या है, एक जो है कंपनी है, उसके सह संस्थापक कौन है, डेमिस हसाविस हैं। उन्हें जो है 2024 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार भी प्रोटीन फोल्डिंग हेतु मिला था। भील जनजाति में प्रचलित जो है दापा प्रथा का वास्तविक अर्थ क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, दापा क्या है, दहेज की प्रथा है। तो वर पक्ष द्वारा वधु को दिया जाने वाला जो है मूल्य होता है, उसे क्या कहते हैं, दापा प्रथा कहते हैं। इसमें जो है लड़के का परिवार क्या करता है, लड़की के परिवार को विवाह के बदले आर्थिक सहायता देता है। इसको रोकने के लिए सरकार ने एक अभियान चलाया हुआ था, उसका नाम था क्या, साथीदार अभियान। कौन सा अभियान है, जो ये दापा प्रथा को रोकने के लिए, भाई सामान्य परिवारों से अलग होती है, देना ही होता है यहाँ दहेज, अगर नहीं दोगे तो बहुत बड़ा वो हो जाएगा, बवाल हो जाएगा। बैगा जनजाति में प्रचलित बेवार क्या है, बेवार खेती क्या है, तो ये जो है स्थानांतरित कृषि है, ध्यान रखिएगा। लास्ट प्रश्न है हमारे पास में, जिसका नाम है भगोरिया उत्सव किस जनजाति की सांस्कृतिक पहचान है, तो ये जो है भील जनजाति की सांस्कृतिक पहचान है। और इसमें जो है 3 चरण मुख्यतः देखने को मिलते हैं। एक जो हो जाएगा गुलालिया, जो शुरुआती चरण होता है उसे क्या कहते हैं, गुलालिया, गुलालिया। फिर होता है भगोरिया, भगोरिया, भगोरिया। भगोरिया के बाद जो होता है आपका, वो होता है उजाड़िया। ये 3 चरण होते हैं। होली के समय पर किया जाने वाला एक प्रकार का ये क्या है, त्योहार है। लगभग 6 से 8 दिन तक जो है चलता है। तो इस प्रकार से हमारी क्लास क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। मज़ा आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई भी दिक्कत हो तो बताइएगा। बाकी PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। चलिएगा, धन्यवाद।